हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, मगर उम्मीद करता हूँ अब कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी और कुछ कंटिन्यू क्लास अपलोड होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की लेसन नंबर 4 की थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया है। उसमें एक दो टॉपिक्स छूट गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं अपलोड कर रहा हूँ। उसको मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। लेकिन चौथा चैप्टर जो कि इस पूरे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे फिफ्थ चैप्टर और जो आपका जो आएगा आगे वो सब इससे कहीं ना कहीं को रिलेट है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस जो है वो बहुत लंबे लंबे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। तो क्लास 4 सॉरी लेसन 4 और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश का होता है, आपने धारा की परिभाषा पढ़ी है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश का जो प्रवाह है वही आपका है गतिमान आवेश। गति करता हुआ आवेश प्रवाह वही आपका है गतिमान आवेश। अब उस गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी को इस चैप्टर में उसी को इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में आप पढ़ेंगे कि गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छा, और इस चैप्टर से आगे के जो चैप्टर है वो भी कनेक्टेड है, इसलिए ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेस है। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया तो पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर की बात करते हैं, गतिमान आवेश। तो गतिमान आवेश के बारे में इससे पहले चैप्टर में आप धारा वाले में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो कैसे जनरेट हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में जितने भी रिसर्च या जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो वैज्ञानिकों ने बाई चांस कर दिया। बाई चांस हो गया। लगभग 90% एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लोग कर नहीं रहे थे, कर कुछ और रहे थे, हो गया वो। जैसे न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, या न्यूटन के बजाय आर्किमिडीज का देख लें, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज को भी ऐसे ही कर कुछ और रहे थे, नहा रहे थे, नहाने में उनको एक्सपेरिमेंट हो गया, उनको समझ में आ गया कि ये नियम अपना आर्किमिडीज का, आपने तैरने का नियम देखा होगा कि कोई चीज़ कब तैरती है कब डूबती है। तो उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत में, आप देखिए न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से सेब नीचे गिरा। तो क्या वो खोज करने बैठे हुए थे? खोज करने नहीं बैठे थे, असल में वो रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। अचानक से सेब गिरा, उनके मन में ये बात आई कि ऐसा क्यों हुआ। या आप कोई भी आपने प्रकीर्णन पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आप इसमें भी 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें भी प्रकीर्णन में भी असल में वो प्रकीर्णन का खोज बाई चांस हुआ। जहाज से जा रहे थे, अचानक से उन्होंने देखा सीवी रमन, साइंटिस्ट, जो भारत के पहले साइंटिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी खोज की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। असल में वो भी जहाज से लंदन जा रहे थे, अचानक से उन्होंने नदी को देखा, नदी नीली दिखाई दे रही थी। आसमान को देखा, आसमान नीला दिखाई दे रहा था। मॉर्निंग में कुछ और कलर था, शाम को कुछ और कलर हो गया। तो उनके मन में तुरंत ये बात आई कि ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने बात जाके खोज किया और पता चला उसको प्रकीर्णन कहा गया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में लगभग जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी लगभग 90% एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो बाई चांस हो गया। एक्चुअली वो हो नहीं रहा था, एक्चुअली उसको करने के लिए वो बैठे नहीं थे साइंटिस्ट, मगर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही बात आने वाली है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड। देखिए यहीं से इसका बेसिक में आज ये समझ लीजिए बेसिक पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, बेसिक स्टार्ट होगा इसमें, मगर इसको अगर आप समझना बहुत ज़रूरी है तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो उनका नाम था ऑस्ट्रेड का नियम, आप ये बोल सकते हैं।
ऑर्स्टेड लॉ। देखिए ऑर्स्टेड ने क्या, और ऑर्स्टेड के इस नियम ने फिजिक्स के क्षेत्र को बिल्कुल बदल के रख दिया। यानी ये इतना बड़ा इन्वेंशन है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, जो कि बाई चांस हुआ, लेकिन इसके बाद फिजिक्स की दुनिया बदल गई। कैसे, आप देखते हैं, आप जितना भी इस वक्त आपके घर में जितने भी उपकरण ऐसे होंगे जो घूम रहे होंगे, जैसे फैन हो गया, आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जो भी चीज़ घूम रही है आपके पास, जो भी ऐसे डिवाइस है, जो उपकरण है जो घूम रहा है, वो असल में ऐसा क्यों हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण। और वो कहाँ से जनरेट हुआ, उसी के बारे में ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका जो है, इसने दिशा को बदल दिया, फिजिक्स की दिशा को एक छोटे से नियम ने बदल दिया। देखिए कैसे। ऑर्स्टेड एक बार अपने लैब में या बैठे हुए थे, या घर में बैठे हुए होंगे, इसका कोई हमसे लेना देना नहीं है, मगर कहीं बैठे हुए थे और वो किसी और चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे। वो एक टेबल पर एक तार उनके रखा हुआ था, और उस तार में वो विद्युत धारा को प्रवाहित करके कुछ रिसर्च वगैरह कुछ देख रहे थे। उसी टेबल पर सामने कहीं पे एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी, चुंबकीय सुई रखी हुई थी। आप जब उसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे ऑर्स्टेड, तो धारा प्रवाहित करने के बाद उनकी नज़र उस चुंबकीय सुई पे पड़ी, तो उन्होंने देखा कि वो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। विक्षेप उत्पन्न का मतलब वो कंपन कर रहा है, हिल डुल रहा है। इन्होंने बार बार उसको करके देखा, तो उन्हें लगा फर्स्ट टाइम में ऐसा, उसको तो क्या हो सकता है, बाई चांस ऐसा हो रहा होगा, कोई बात है। लेकिन उन्होंने बार बार उसको धारा को हटाया, फिर लगाया, फिर धारा प्रवाहित की, बार बार ऐसे चेक करके देखा। तो बार बार जब वो कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि उसमें कोई ना कोई कुछ उत्क्षेप उत्पन्न हो रहा है सुई के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने ये आइडिया लगाया और वो नियम दिया कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो अपने चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है। समझे बात को? ऑर्स्टेड ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये सुई आ गई और इसीलिए उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा, विक्षेप उत्पन्न हो गया। बात समझे? तो बस इतने से छोटे से नियम ने फिजिक्स की दुनिया को बदल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल दिया। सोचिए आपकी नज़र में कितना छोटा डिफिनेशन है कि चालक तार में कोई धारा प्रवाहित करें तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है छोटा सा, और समझ में भी आ गया। लेकिन इस छोटे से नियम से पूरे फिजिक्स को एकदम बहुत ही टॉप पर लेके चला गया, समझ लीजिए, उसको फिजिक्स को एक नई दिशा दे दी इसने। तो ये ऑर्स्टेड का नियम था। ऑर्स्टेड ने क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे। यह कोई चालक तार है, कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं, ये कह सकते हैं। जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। क्लियर है बात? ये ऑर्स्टेड का नियम था। इसके बाद जब ऑर्स्टेड के इस नियम को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम्पियर, आपने एम्पियर के बारे में सुना होगा, जिनको इलेक्ट्रिसिटी का भी साइंटिस्ट कहा जाता है। तो एम्पियर के बाद पास जब ये बात पहुंची कि ऑर्स्टेड ने ये बताया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई जब वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा तो उसकी दिशा भी होनी चाहिए। उसका जो आपको पता है, चुंबक के बारे में उस वक्त साइंटिस्टों को पता था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उन्होंने सोचा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके ध्रुव के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरफ उसका दक्षिणी ध्रुव होगा, किस तरफ उसका उत्तरी ध्रुव होगा। तो एम्पियर ने अपना नियम दिया। देखिए एम्पियर ने क्या बताया। फिर एम्पियर ने जो नियम दिया उसको लोगों को समझाने के लिए, उसको आसान भाषा करने के लिए, देखिए इस वक्त आप जो पढ़ रहे हैं तो इस वक्त जो साइंस है वो मॉडर्न साइंस है। इस वक्त बहुत ही आप जो है आविष्कार हो चुके हैं, एकदम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं आप। फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स हो चुकी है, तो इसमें सारे सुविधाएं आपको आसानी से समझाने के लिए बहुत से उपकरण ऊपर मौजूद है। लेकिन उस वक्त फिजिक्स इतने टॉप पर नहीं था, इतना मॉडर्न नहीं हुआ था, तो उस वक्त समझाने के लिए साइंटिस्टों को कोई ना कोई उदाहरण ऐसे लेना होता था जिससे लोग आसानी से समझ जाए। तो एम्पियर ने जो उदाहरण दिया उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बताने के लिए वो एक तैराक का उदाहरण लिया, तो इसी को नाम दिया गया एम्पियर के तैरने का नियम। असल में एम्पियर तैर के नहीं देखे थे, एम्पियर के तैरने का नियम का मतलब ये मत समझिए कि ये एम्पियर तैर के देखे थे, ऐसा नहीं है। एम्पियर ने एक तैराक का एग्जाम्पल लिया
और उसी को कहा गया एम्पियर के तैरने का नियम। तो एम्पियर ने तैरने का नियम, क्या तैरने का नियम दिया? एम्पियर ने बताया, ध्यान से सुनेंगे इसको एम्पियर ने बताया कि अगर कोई चालक तार है इस टाइप से, बहरहाल मैं इसको लूप के जैसे बना दे रहा हूँ, आप चालक तार ही चलिए ऐसे लिख लीजिए, हटाइए, ऐसे ही एक चालक तार बना लीजिए। सपोज ये कोई चालक तार है और इसमें धारा इस तरह से ऐसे प्रवाहित हो रही है, और एक तैराक है यहाँ पे, इस तरह से ये तैराक है कोई, अब जब तैराक तैरेगा तो ऐसे तैरेगा भाई हाथ को, और आदमी कब तैरता है? जब अपने भार से अधिक पानी को उस जगह से हटा दे तभी वो तैरेगा, अन्यथा वो डूब जाएगा। तो ये तैराक है जो ऐसे पानी को हटा रहा है। इस तरह से सिचुएशन जनरेट किया गया कि यहाँ पे कोई तैराक है, सॉरी ये कोई तैराक है और ये कोई चालक तार है जिसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर ने बताया कि अगर वो तैराक इस तार की तरफ मुंह कर ले, इस तार की तरफ मुंह कर ले और तैरने की दिशा ऊपर की ओर हो, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पेन है ये तार है और मैं इसकी तरफ ऐसे मुंह करके और तैर रहा हूँ आगे की ओर, मुंह मेरा इसकी तरफ हो और तैर रहा हूँ आगे की ओर। तो देखो क्या बताया एम्पियर ने, बताया कि यदि कोई तैराक किसी चालक तार की तरफ, यदि कोई तैराक किसी चालक तार की तरफ अपना मुंह करके धारा की दिशा में तैरे, मुंह चालक तार की तरफ हो, ये मत सोचिएगा चालक तार की तरफ तैर रहा है, सिर्फ मुंह उधर कर ले। आदमी वैसे भी जब तैरता है तो मुंह ऐसे या ऐसे किए होता है। तो चालक तार, सपोज ये मेरा मार्कर चालक तार है, मैंने ऐसे मुंह करके वो ऐसे तैरना शुरू किया, समझ रहे हैं बात को? तो चालक क्या बताया इन्होंने, तो एम्पियर ने बताया यदि कोई तैराक चालक तार की दिशा में, चालक तार की तरफ अपना मुंह करके धारा की दिशा में तैरे, तैरने की दिशा ऊपर की ओर हो लेकिन मुंह इधर की ओर हो, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ पोल को बताता है और जो उसका राइट हैंड है वो चुंबकीय क्षेत्र के साउथ पोल को बताता है। समझे बात को? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको सुने। एम्पियर ने बताया कि यदि कोई तैराक किसी चालक तार की तरफ अपना मुंह करके, मुंह करे, अपना मुंह किसी चालक तार की तरफ करके धारा की दिशा में तैरे, यदि कोई तैराक किसी चालक तार की तरफ अपना मुंह करके धारा की दिशा में तैरे तो उसका बायां हाथ उत्तरी ध्रुव तथा उसका दाहिना हाथ चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। समझ गए होंगे? क्लियर है बात? ठीक है। इसके बाद एम्पियर के बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सोचा कि जब ऑर्स्टेड ने ये बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब धारा प्रवाहित की जाती है चालक तार में, एम्पियर ने बता दिया कि भाई उसका दक्षिणी ध्रुव क्या होगा, उत्तरी ध्रुव क्या होगा। तो जब मैक्सवेल ने इस बात को सुना तो मैक्सवेल ने कहा कि तो फिर धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में भी पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है। तो उन्होंने दिशा बताने के लिए मैक्सवेल ने अपना नियम दिया जिसको कहा गया, ये दूसरा नियम ऑर्स्टेड का, ये मैक्सवेल का, तीसरा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने देखिए समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल लिया। मैक्सवेल ने हिंदी में लिख दे रहे पहले, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इसको राइट हैंडेड स्क्रीव लॉ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दक्षिणावर्ती पेंच, डायरेक्ट पेंच क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आपको पता है पेंच जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पेंच होता है जिसको हम दाहिने तरफ घुमाते हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो टाइट होता है, और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब वो टाइट होता है। जैसे आप मार्कर ही देख लीजिए, मार्कर को जब आप ओपन किए होंगे कभी इसको, तो ये ऐसे घुमाने पे खुलता है, ऐसे घुमा देंगे तो टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ आप देखे होंगे जो लड़कियाँ बाली वगैरह पहनती है कान में, तो उसमें जो पीछे लगाया जाता है
जिसको क्या भी जो भी बोलते हैं उसको, तो उसको भी क्या होता है कि जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो टाइट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दो तरह के पेच होते हैं। तो इसमें दक्षिणावर्ती ही पेच के बारे में जो नियम दिया, कहा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। क्या होता है, मैक्सवेल ने बताया कि इस तरह से अगर कोई राइट हैंडेड स्क्रू है, इस तरह से कोई राइट हैंडेड स्क्रू है। अब राइट हैंडेड स्क्रू मतलब ऐसे इसको घुमाना है, यानी इसकी दिशा ऐसे। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर, कसने की जो दिशा है वो नीचे की ओर हो। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि यदि किसी राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा, भाई जब आप घुमाएंगे तो बल लगाएंगे, यानी घुमाने की दिशा बल की दिशा हो, और बल ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ेंगे कैसे। चुंबकीय क्षेत्र जो है असल में बल है, ठीक है ना। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बल है, आप जानते हैं, इससे पहले चैप्टर में पहले पढ़े होंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा कोई एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, तो असल में वो बल का अनुभव करता है, यानी वो बल ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी तरह ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये भी असल में क्या है, बल है, वो आगे जानेंगे आप। तो राइट हैंडेड स्क्रू का नियम क्या है मैक्सवेल ने बताया कि यदि किसी राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो चुंबक के पेंच के गति करने की दिशा, यानी अंदर की ओर जो गति करेगा, या कसने की दिशा बोल सकते हैं, पेंच की गति करने की दिशा, गति करने की दिशा धारा की दिशा को बताता है, यानी ये क्या है, आई धारा। ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्या फिर से सुनिए क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि यदि किसी राइट हैंडेड स्क्रू को यानी दक्षिणावर्ती पेच को इस तरह से घुमाया जाए कि घुमाने की दिशा बल की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो पेंच की गति करने की दिशा या पेंच के कसने की दिशा धारा की दिशा होती है। बात समझ गए, बहुत आसान है। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल, आपको आसान लग रहा है, उस समय इसको समझाना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए इन लोगों ने, इन साइंटिस्टों ने इतना आसान एग्जाम्पल लेके हमको समझाया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखिए मैक्सवेल ने फिर अपना एक और नियम दिया जिसको बोलते हैं दाहिने हाथ से पकड़ने का नियम, ठीक है ना। दाहिने या दाएं हाथ का नियम शायद सीधे सीधे बोल सकते हैं, या दाहिने हाथ से पकड़ने का नियम। मैक्सवेल का दूसरा नियम है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या मतलब, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या, देखो ये भी बहुत आसान है। मैक्सवेल ने कहा, इसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, उसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैक्सवेल ने कहा कि यदि किसी चालक तार को, मैक्सवेल ने क्या बताया, यदि किसी चालक तार को इस तरह से पकड़ा जाए कि, इस तरह से पकड़ा जाए कि पकड़ने की जो दिशा है या जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बताए, तो जो पकड़ने की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। देखिए यदि ये कोई चालक तार है, सपोज ये, यदि किसी चालक, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो पकड़ने की ये जो दिशा है, ये वाली दिशा, पकड़ने की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बात समझ गए होंगे। चलिए बना देते हैं, सपोज ये कोई चालक तार है ये, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से पकड़ा जाए कि ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, और ये इस तरह से इसने, आदमी ने पकड़ रखा है इसको, ठीक है। तो कहा कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो ये जो पकड़ने की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ गए बात को, आई होप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट में करिएगा, कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई आप हमको सजेशन दे सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ाइए। देखिए मैं ये जितने भी क्लासेस चल रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अपलोड कर रहा हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए खास कर पढ़ा रहा हूँ जो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो कोचिंग कर सकें। इसीलिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इसका कोई पैसे ऐसे नहीं है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हों मेरे स्टूडेंट्स,
वो ये ज़रूर करें कि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसे जिनके पिताजी इतना पैसे नहीं कमा पा रहे, उनके तक इस वीडियो को शेयर करें, उनको पहुंचाएं, उनको बताएं कि ये वीडियोस देख के आप वहां से अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस इस पर ज़रूर कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी इसका कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। हाँ, आप इतना करें कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इतना मेरे लिए बहुत है। तो इतने में तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, वैसे इसने कुछ लिखा नहीं है, बस समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो खुद आप कॉपी कलम लेके लिख सकते हैं इसको। अब जो स्टार्ट होगा इस चैप्टर का मेन टॉपिक, और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में ये 100% आएगा ही आएगा। और उस टॉपिक का नाम है बायोसेवर्ट का नियम। आप देख लें किसी भी सत्र का पेपर उठा के, वो टॉपिक ज़रूर पूछा गया कि बायोसेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोसेवर्ट की। बायोसेवर्ट का नियम, देखिए बायोसेवर्ट ने जब ये सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन किसी ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसका मान नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना होगा। किसी ने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन जब ये बात बायोसेवर्ट ने ये सारे नियम को सुना, मैक्सवेल को और एम्पियर को और ऑर्स्टेड की सारी बातों को सुन के इनके मन में एक बात आई कि चुंबकीय क्षेत्र का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी। और उसको बताने के लिए बायोसेवर्ट ने रिसर्च किया। और बायोसेवर्ट ने क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे। तो बायोसेवर्ट ने बताया कि यदि कोई L लंबाई का चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई L है, यानी L मतलब बहुत लंबाई है, अनंत लंबाई भी बोल सकते हैं। अनंत लंबाई का कोई चालक तार लिया और उस चालक तार में कोई धारा I को प्रवाहित कर दिया, ठीक है ना। अनंत लंबाई का तार लिया और उसमें धारा I प्रवाहित किया। अब आपको पता है जब धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने चारों ओर इस तरह से वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें, ठीक है ना। तो धारा प्रवाहित किया तो इस तरह से इसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने सपोज किया कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है ना। पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से वैसे चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, तो चलिए फिलहाल मैं B लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो B से फिर जब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो वही अनंत लंबाई का तार है, एकदम से उसके बारे में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उस तार के एक अल्पांश को लिया, छोटे से टुकड़े को। आप किसी को आपको पता है, नहीं पता हो तो आप जान लें, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में किसी छोटे चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसके छोटे पार्ट्स का कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, पूरे बड़े वाले पार्ट्स का वैल्यू निकल आती है, उसका मान निकल आता है। तो इन्होंने बायोसेवर्ट ने भी क्या किया, ये L लंबाई का या अनंत लंबाई का कोई चालक तार था, सपोज अनंत लंबाई का चालक तार था, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर P पर उनको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक अल्पांश ले लिया, इस तरह से एक अल्पांश इस तार का इतना अल्पांश ले लिया, उस अल्पांश का नाम दे दिया DL, नाम दे रहे हैं AB, अल्पांश AB जिसकी लंबाई DL है। और उस B से इस बिंदु को P को मिलाया और उसकी दूरी R है, और उस बिंदु B को P से मिलाने वाली जो रेखा है वो अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। इतना इसके साथ ये इसकी बात हो गई, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए क्या बताया। और इन्होंने बायोसेवर्ट ने क्या किया, कोई एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार लिया और उस चालक तार में I धारा प्रवाहित की। I धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस चुंबकीय क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी उनको। उन्होंने एक अल्पांश को काटा AB, उस तार से एक अल्पांश AB को काटा, B से बिंदु P को मिलाया और उसकी दूरी R है, और बिंदु P को P से मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। इतनी बात माना करके आपको लिख देनी है, चित्र बना के माना करके ये सारी बात को लिख देना है।
माना कोई ये अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित करने पर वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P मान लिया गया जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि उसमें अनंत लंबाई के तार में कोई अल्पांश dl को काटा गया। B से P को मिलाने वाली रेखा की जो दूरी है वो r है और B और P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। इतना करने के बाद मैं इतना किया, उसके बाद बायो सेवर्ट ने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो देखिए, चूंकि अल्पांश है इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो dB ले लीजिए, छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब बड़े की बात होगी पूरे तार की तब केवल B लिखेंगे। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होगा धारा के। कहा अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार हो, उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर अपने एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो हमने उसका एक अल्पांश काट लिया और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने पर उसकी दूरी r है और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच में जो बना कोण है वो थीटा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये कि यदि धारा को बढ़ाएंगे, यदि धारा इसमें जितनी अधिक प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक जनरेट होगा। अगर किसी चालक तार में धारा जितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी असल में उतनी ही मात्रा में उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये बात आप यहाँ पे नीचे लिखिए, यानी किसी चालक तार में धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा, कम करेंगे तो कम चुंबकीय क्षेत्र जो है जनरेट होगा वहाँ पे। यानी किसी चालक तार में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब फिर दूसरा क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश के समानुपाती है, यानी लंबाई के भी समानुपाती, यानी जितनी लंबाई तार की बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होता जाएगा। लंबाई को बढ़ाते जाइए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। यानी आप यहाँ लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाई जाए तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, कम किया जाए तो कम हो जाएगा। यानी चालक तार की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्लियर है बात। ऑप्शन फिर तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात बताई कि अल्पांश को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश को और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के साथ जो बना कोण थीटा है उसकी जिया के समानुपाती होता है। यानी जो dB है वो जिया मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन को हिंदी में जिया बोलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होता है। यानी अगर ये थीटा बढ़ता जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। और फिर चौथा क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदु P को मिलाने वाली जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायो सेवर्ट ने 4 बातें बताई। देखिए फिर से सुने एक बार क्या बताया उन्होंने। कहा यदि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हमने चालक तार में कोई एक अल्पांश AB काटा, B को बिंदु P से मिलाया जिसकी दूरी r है। BP यानी रेखा BP और अल्पांश के बीच बना कोण थीटा है। तो चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। यानी धारा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के भी समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। साइन थीटा, इसको कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे कि BP या चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P और B को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के मध्य बना कोण की जिया के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सुन लीजिए, बिंदु B और P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु B और P को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बने कोण की जिया के समानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी अगर थीटा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए BP यानी बिंदु B और P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है
वो बिंदु बी और पी, यानी आप ऐसे लिखें डायरेक्ट कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 बातें बताई और फिर कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो भाई डीबी इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो इसलिए डायरेक्ट एक बार में लिख दिया जाए कि डीबी समानुपाती है आई डी एल साइन थीटा, जो समानुपाती है सब ऊपर रहेंगे आई डी एल साइन थीटा, और बटे में बीच की दूरी यानी आर स्क्वायर, ये बटे में है इसलिए बटे में। क्लियर है बात? और यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। फिर बायो-सेवर्ट ने कहा कि यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दें, इक्वल लगाएं, तो आपको पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का निशान लगाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट जुड़ा वो म्यू नॉट अपन 4 पाई को जोड़ा बायो-सेवर्ट ने, और आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही है बायो-सेवर्ट का नियम। और इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁷। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार इसको देखें, कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। अगर आपको कोई बात मेरे समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी आपको कोई सजेस्ट करना हो कमेंट में ज़रूर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जो कोचिंग की नहीं पढ़ सकते या जिनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।